हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े निर्वनीकरण या फिर डिफॉरेस्टेशन के बारे में। इसके संदर्भ में निर्णय लिया गया है इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि आखिर इस निर्णय के पीछे की वजहें क्या हैं, ये तो आज की चर्चा में हम लोग टटोलेंगे ही। साथ ही इस बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इंडोनेशियाई इलाका है ना, ये पूरे विश्व में वर्षा वनों के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पर जहाँ पहले नंबर पर अमेजन और दूसरे नंबर पर कांगो बेसिन वाला इलाका आता है वर्षा वन के घनत्व के दृष्टिकोण से या फिर वर्षा वनों के फैलाव के दृष्टिकोण से, वहीं तीसरे नंबर पर इंडोनेशियाई क्षेत्र आने के बावजूद भी यहाँ पर जब वनीकरण को बढ़ावा देने के स्थान पर वहां पर निर्वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ चिंता की स्थितियां सामने आने लगती हैं। आखिर इस पर्टिकुलर इलाके में क्यों इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, क्यों इस तरीके से वनों को काटने की बातें की जा रही हैं? क्या ये कंसर्न सही है या फिर इसको लेकर के सरकार के अपने पक्ष हैं? क्या कुछ बातें हैं, आज की इस चर्चा में हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सामने मैंने पैनल पर इसी महत्वपूर्ण खबर के बारे में मेंशन किया हुआ है कि इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े निर्वनीकरण को हम अंजाम देंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये बेल्जियम के आकार का है। 30,689 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है उसे समाप्त किया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। क्यों साफ किया जाएगा, इसके क्या कुछ परिणाम निकल सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज की चर्चा में विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक नए बैच के बारे में बता दूं। आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे होंगे और आपके मन में एक ऊहापोह की स्थिति भी आ सकती है कि आखिर जीएस को किस तरीके से कवर करें, किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें। इस लिहाज से ये जो बैच है जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से हो रही है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साथी के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप न केवल अपनी जीएस की तैयारी सिलसिलेवार तरीके से सातत्यता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हैं, साथ ही आपको रेगुलर अभ्यास का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं समय समय पर जो जांच परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है इसके माध्यम से। इसके अलावा आपको अर्निंग की भी सुविधा इसके माध्यम से मिल रही है, जैसे कि यदि आप मासिक टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि उसके लिए मिलती है। इसके साथ साथ यदि आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपकी फी भी वापस कर दी जा सकती है। ये सब कुछ बूस्टर्स यहाँ पर आपको दिखते हैं। इस कंटेक्स्ट में ये जो बैच है आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। इस लिहाज से यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आपको बहुत एफोर्डेबल फी में इसमें एडमिशन मिल सकता है। दिलीप लाइव कोड के जरिए आप एडमिशन ले करके और अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस कोर्स के बारे में विस्तार से और यदि आपको जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जब क्लिक करोगे तो इसके बारे में जो भी तमाम फीचर्स हैं उसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। ये तो एक बात हो गई इस बैच को मद्देनजर रखते हुए। अब हम लोग फिर से उस टॉपिक पर आ जाए। सामने मैंने मानचित्र के माध्यम से ये जो पार्टिकुलर इलाका है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का, वो मैंने मेंशन किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया का 2 इलाका है जहां पर इतने बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन की बातें की जा रही है। यहां पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वो है कालीमंतान और पापुआ का इलाका। ये दोनों ही राजनीतिक तौर पर इंडोनेशिया की कब्जे में आते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कालीमंतान वाला इलाका है, यदि आप मैप में देखोगे तो बोर्नियो के निचला जो हिस्सा है, दक्षिण वाला जो हिस्सा है, वो कालीमंतान के तौर पर जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि पता नहीं ये बोर्नियो का है या फिर इंडोनेशिया का है। पॉलिटिकली ये इंडोनेशिया का है। वैसे ही जो पापुआ आइलैंड है वो पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम की तरफ दिखता है और ये भी राजनीतिक तौर पर इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है। और इन दोनों क्षेत्रों में जो बहुत ही बड़े लेवल पर वनों की स्थिति है, उस कंटेक्स्ट में इनको जब
समाप्त करने की बातें की जा रही हैं तो चिंता की स्थितियां सामने आ रही हैं। कुछ पर्यावरणविदों के द्वारा इसकी आलोचना भी की जा रही है। मैंने आपको ये बताया भी कि भाई पूरे विश्व में यदि हम फॉरेस्ट के हिसाब से बातचीत करें तो रेन फॉरेस्ट के हिसाब से बेसिकली यदि हम बातचीत करें वर्षा वन के हिसाब से अमेजन और कांगो के बाद तीसरे नंबर पर इस पार्टिकुलर रीजन का नाम आता है। और ऐसे में यदि इस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन को महत्व दिया जाएगा तो आखिर इससे पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं होगा, है कि नहीं? इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनको नुकसान होगा या नहीं होगा, इसके क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर इसी चीज को मैंने इंडिकेट किया है कि विश्व का सबसे बड़ा निर्वनीकरण जो उद्देश्य बताया जा रहा है, इसमें कई सारे पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। जो पहला उद्देश्य है वो ये कि भाई हम ऊर्जा के स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई वनों को काट करके कैसे हम उच्च ऊर्जा के स्तर पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दरअसल इंडोनेशियाई सरकार का कहना यह है कि हम इस क्षेत्र को समाप्त करके और यहां पर हम गन्ना, कसावा की खेती करेंगे और इसके माध्यम से हम बायो इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। बायो इथेनॉल का उत्पादन, तो इस हिसाब से हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के तौर पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। साथ ही इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि हम खाद्य फसलों की भी खेती करेंगे, हम चावल की खेती करेंगे। अब यहां पर समस्या ये है कि आप ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है ये पाना चाहते हैं इतनी बड़ी संख्या में वनों को काट करके, क्या ये ठीक बात है? तो फिर इनके पक्षकारों का ये कहना है कि देखिए हम इन वनों को जब काटेंगे तो उसके एवज में फिर से हम दूसरी जगह पर नए सिरे से हम फॉरेस्टेशन को अपनाएंगे, यानी कि वनीकरण हम दूसरी जगह पर फिर से करेंगे। तो फिर यहाँ पर पर्यावरणविदों की चिंता ये है कि अच्छा ये बताइए कि जो पहले से ये पूरा का पूरा क्षेत्र घने वनों से घिरा हुआ था, यदि आप इन वनों को काट देंगे तो यहाँ रहने वाले वन्यजीवों को दिक्कत होगी या नहीं होगी? साथ ही जो मृदा अपरदन की समस्या हो सकती है वो होगी या नहीं होगी? जो इस पार्टिकुलर क्षेत्र में इन वनों के माध्यम से जो वाटर सिस्टम है, जल प्रणाली बेहतर तरीके से चल रहा था, उनके अपवाह के स्तर पर दिक्कतें होंगी या नहीं होंगी? ये सारे सवाल भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों इसी के कंटेक्स्ट में जो प्रभाव है क्या कुछ हो सकता है ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि जो वन है वो मृदा को बांधे रखते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, और यदि वनों का कटाव होगा तो मृदा अपरदन की जो टेंडेंसी है, जो इनकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो मृदा अपरदन की संभावना ज्यादा होगी। वन्य जीवों को आवास की समस्या, ध्यान रखिएगा कि इस पार्टिकुलर रीजन में बहुत ही दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का निवास स्थान होता है ना? इस कंटेक्स्ट में भी यहां पर चिंता जाहिर की जा रही है। आवास का नुकसान, जैव विविधता की चुनौती, फिर चरम मौसमी घटना की संभावना, है ना? ये सारी जो चुनौतियां हैं इसका भी ध्यान रखना होगा सरकार को इस कदम को अमली जामा पहनाने से पहले। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहां पर जो चिंता की बात यह है कि ठीक है भाई, ये तो इंडोनेशिया सरकार के द्वारा ये कदम उठाने की बातें की ही जा रही हैं, इसके कंटेक्स्ट में क्या कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है वो तो है ही, लेकिन बड़ी चिंता की बात तब और अधिक उभर जाती है जबकि ब्राजील के बेलेम में इसी साल के नवंबर माह में COP30 का आयोजन किया जाने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाने वाला है, और वहां पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के ही बातें की जाने वाली हैं। और ऐसे में समाचार ये आ रहा है कि ब्राजील के द्वारा हाईवे बनाने के लिए, उस पार्टिकुलर इवेंट के मद्देनजर हाईवे बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र है उसको साफ करने की बात की जा रही है, उसका निर्णय लिया गया है।
ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन। हालांकि पर्यावरणविदों के द्वारा इस कंटेक्स्ट में भी विरोध जताया गया कि बताइए कौन सी बात है कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए सारा काम करने वाले हैं और आप पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है कि नहीं। वैसे ही यदि हम भारत की कंटेक्स्ट में बात करें, भारत में मुंबई में भी सेव एरे नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की गई, क्योंकि उस समय मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा कार शेड बनाने के लिए एक खास क्षेत्र में वनों को काटे जाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संदर्भ में सुमोटो निर्णय लिया गया और इसके ऊपर यानी कि मुंबई रेलवे कॉरपोरेशन के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया गया। तो ये सारी गतिविधियां न केवल भारत में बल्कि देश विदेश में इस तरीके से जब कई बार देखने को मिलती हैं, तो फिर जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चिंताएं हैं वो और अधिक गहरा जाती हैं। ठीक है जी, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के क्या कुछ चिंताएं वर्तमान में उभर रही हैं और किस तरीके से अलग अलग स्तरों पर निर्वनीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जिसको लेकर के पर्यावरणीय संरक्षकों के द्वारा अपने अपने स्तर पर विरोध भी जताया जा रहा है। इस कंटेक्स्ट में बाकी यदि कोई भी अपडेट होगा तो हम लोग फिर से एक वीडियो के माध्यम से उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के साथ मिलकर के अपनी GS की तैयारी को बेहतर रूप प्रदान करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। शाम में 6 बजे से 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।